आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत करेंगे इस साल के पहले दिन से जो खबर चलती आ रही है उसी से, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी से। परसों मथिल, फिर जम्मू का राजौरी सेक्टर और आज भी पुंछ के केरनी शाहपुर सेक्टर में गोलाबारी की खबरें हैं। और बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज ने गोलाबारी की और इस हद तक गोलाबारी की कि पूरा इलाका दहल उठा। किसी जानी नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि पूरी आबादी में रात भर कोहराम बरपा रहा, खौफ दहशत देखने को मिला और लोग महफूज मुकामात में पनाह लेने के लिए मजबूर भी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी पिछले साल शुरू हुई है। आज इस साल के पहले दिन भी गोलाबारी हुई और आए रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलों का चलने का सामान बंधा रहता है और गोले चलने से लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों की जिंदगियां हर वक्त खतरे में रहती हैं। और आज भी शाहपुर केरनी में दोबारा गोलाबारी हुई है और आखिरी खबरें मिलने तक वक्फे से ये गोलाबारी जारी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी, लेकिन इधर की खबर कि इधर GOC नॉर्थ किलो फोर्स ने आज मीडिया को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की तफसीलात बताते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लाइन ऑफ 200 के करीब मिलिटेंट मौजूद हैं, जबकि उन्होंने बताया कि नॉर्थ कश्मीर जो कदरे मिलिटेंसी से साफ इलाका दिखाई देता है, वहाँ पे भी 60 के करीब मिलिटेंट हैं और इनमें से बड़ी तादाद जो है वो फॉरेनर्स की है। और इंतखाबात के हवाले से जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने ये भी बताया कि DDC के इंतखाबात को आसान तरीके से अंजाम देने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। मिलिटेंट्स की सरेंडर पॉलिसी के हवाले से बताया कि अब नई हिकमत अमली अपनाई गई है और मुकामी मिलिटेंट्स सरेंडर कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में मुकामी मिलिटेंटों को कौमी दायरे में लाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। जो सिचुएशन है पूरे नॉर्थ कश्मीर में बहुत अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन है, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलके एक ऐसा वातावरण इंश्योर करेंगी कि इलेक्शन जो हैं वो शांतिपूर्वक होंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं। और इसी के चलते आपने देखा है कि इस साल 9 जो हैं लड़के लोकल जो है उन्होंने सरेंडर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में और जो लड़के रास्ता भटक गए थे वो भी सरेंडर करेंगे। इसी प्रेजेंस आपको मालूम है कि पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 200 के करीब मिलिटेंट्स हैं और उसमें अगर आंकड़े आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 इसमें मिलिटेंट्स मौजूद हैं। नॉर्थ कश्मीर में जो पाकिस्तान टेररिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो ये तकरीबन कुछ 40 से 45 की तादाद है, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशंस हैं उनके चक्कर में ये पूरे प्रेशर में आ चुके हैं और किसी भी कार्रवाई को अंजाम करने में सक्षम नहीं हुए हैं। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हम उनको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे और लगातार ऑपरेशन जो जारी रहेंगे ताकि हम एक ऐसा माहौल, एक वातावरण पैदा कर सकें कि जो सरकार की तरफ से जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो बहुत ही शांत पूरा तरीके से जो है उसको अंजाम दिया जाए ताकि लोग अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है इलेक्शन का, वोटिंग का, उसको एक्सरसाइज कर सकें। और अब सूरत हाल का एक और पहलू, जिससे हम कहते हैं कि सूरत हाल में पिछले 5 अगस्त की तारीख के बाद नई तारीख जो रकम हुई है उसमें कश्मीर की बड़ी तादाद भी नालान दिखाई दे रही है। जम्मू में भी कुछ लोग उस पर वाविला मचा रहे हैं और आज जम्मू में दस्तखती मुहिम कांग्रेस के रमन बल्ला ने शुरू करते हुए बताया कि 2G से लेके लैंड लॉज और उसके साथ साथ BJP के कवानीन के खिलाफ कांग्रेस का जम्मू का हर शहरी निकल पड़ा है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक दस्तखती मुहिम को जारी रखते हुए मुल्क में ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की आवाम ना तो लैंड लॉज के साथ है जो नए लैंड लॉज बनाए गए और ना ही जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट की सहूलियात हैं उस पर जो रोक लगी है उसके खिलाफ है। और आज जम्मू में दस्तखती मुहिम को शुरू करते हुए रमन बल्ला ने बताया कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब मुद्दे ही रह गए। प्रशासन की तरफ से अनदेखी जिस ढंग से हर सेक्टर में की गई, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो न्यू लैंड लॉज थे उस चीज़ का विरोध करने के लिए, और न्यू लैंड के साथ फार्मर्स बिल जो एक करंट इशू है जिसमें सारे किसान सड़क से अपनी आवाज़ को बुलंद करें और संसद तक पहुँचाने के लिए हम एक माध्यम यहाँ पे बने हैं। हस्ताक्षर अभियान के तहत हर एक जगह पे लगातार ये संघर्ष जारी है और आखिरी दम तक ये जारी रहेगा जब तक ये लैंड लॉज को लेकर ये रोल बैक नहीं करते, फार्मर्स के इशू को रिड्रेस इसका नहीं होगा। और इसी ढंग से हर एक इशूज़ में जिसमें 2G का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी तक सरकार इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा पाई। ये एक मेमोरेंडम के जरिए राष्ट्रपति को जाएगा और उससे गुजारिश की जाएगी कि फौरी तौर पर ऐसे कानून को रोल बैक किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल पाए। सर, लैंड लॉ को लेकर आपने बोला कि लैंड लॉ आखिरकार आपको क्या लगता है जब बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे क्राइम रेट बढ़ेगा, इसलिए यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी बचाने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, हमें तो पूरी स्टेट का दर्जा चाहिए और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की हो, रोजगार के सिलसिले में हो चाहिए। इन्होंने खुद ही ले में बोला था अमित शाह जी ने, हम जल्दी स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। अगर आपने दर्जा बहाल करना है, जब आप सारे चुनाव कर रहे हो तो असेंबली के चुनाव करा लो, वो चर्चा का विषय बनेगा। तो चर्चा के बाद भी राजनीति यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि कहीं ना कहीं लोग सब्जियों के रेट ना इनसे पूछ पाएँ, तो लोगों का इन्हीं चीज़ों पे लगाया। तो हमने तो हस्ताक्षर अभियान में हर एक लोगों के जज्बात को इसमें एक शेप दी गई है कि राष्ट्रपति तक उसको अवगत करवाया जाए। ये कांग्रेस की खबर, लेकिन पैंथर्स पार्टी भी नालायक दिखाई दे रही है। और पैंथर्स पार्टी ने बताया है कि उन्होंने आज जम्मू में डीडीसी के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मीटिंग से वॉकआउट भी किया। और वॉकआउट की वजह बताते उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर जो सिचुएशन बनी हुई है वो अवामी या इंतखाबी माहौल के लिए दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि वहाँ पे यकतरफा गेम खेली जा रही है। नहीं, ऐसा हम बात करेंगे आपसे, लेकिन आप करने पहले हम बात करेंगे आपसे। तो अभी हमने क्या किया है कि ये लोगों को अप्रोच करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, तो मेरी तरफ से यही है। उसके बाद हम आपसे सुनाएंगे। हमारी सिक्योरिटीज जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। इलेक्शन से पहले हमारे पास जो सिक्योरिटी थी वो भी विड्रॉ कर ली है। हिजबुल मुजाहिदीन का थ्रेट हम लोगों को आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन हमें थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा। रोजाना टेलीफोन करते हैं, धमकाते हैं, पब्लिकली धमका रहे हैं हमारे पार्टी के लोगों को, हमारे पार्टी के लीडर्स को, और उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स को 10-10 PSO इन्होंने दिए हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो फिफ्टाम बना के रखा है यहाँ, इसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह हमने इलेक्शन कमीशन से साफ कन्वे किया है कि अगर आपको इलेक्शन करवानी है तो फेयर एंड फ्री होनी चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के अगर कहने के ऊपर आपने चलना है और उनके दबाव में आपने बात करनी है तो ये सरासर गलत होगा। इसको पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। और जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, आज फॉर्म कहीं नहीं मिल रहा है भरने वाला, कल लास्ट डेट है, एफिडेविट की कॉपी नहीं मिल रही है, मैंडेट फॉर्म्स तक इनके पास नहीं है, और कल इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है। एक मजाक बना रखा है इन्होंने इलेक्शंस का। इसलिए पैंथर्स पार्टी ने आज उस मीटिंग से वॉकआउट किया है और अपने प्रोटेस्ट का इजहार किया है। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे मैंने कहा, एक बराबर का मौका सब पॉलिटिकल पार्टीज को देना होगा। और जिस तरीके से आप बीजेपी के इशारों के ऊपर नाचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कुछ लोग, ये सरासर गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निशन जल्द से जल्द लेना होगा। और बात इंतखाबात की, तो इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इंतखाबात के लिए कश्मीर की सियासी जमातों से लेके जम्मू की कुछ सियासी जमातों का इत्तेहाद भी हुआ है। उसे उर्फ़-ए-आम में गुपकार अलायंस भी कहा जाता है। और गुपकार अलायंस ने जहां दूसरे मुद्दों को लेके इत्तेहाद किया है, वहीं इन इंतखाबात में बीजेपी को पछाड़ने के लिए इकट्ठे ही सब हुए हैं। लेकिन यही कहा जा सकता है कि सर मंडवाते ही औले पड़ना शुरू हुए। बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों के इस इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर तजाद दूर से दिखाई दे रहा है। और माना यही जा रहा है कि इन जमातों का इत्तेहाद ऊपरी लेवल पे तो है, लेकिन ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आएगा। और आज भी बाज़ाब्ता तौर पे जब श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर पर सीटों के बंटवारे का रद्द का खाका बनाया जा रहा था, तो उस खाके के दौरान ही बाहर से लेके दूर दूर तक
पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान एक दूसरे के हवाले से सवालात उठाते हुए ये भी बता रहे थे कि यहाँ भी बंदर बांट हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके पीडीपी दोनों जमातें ये भी बता रही थी कि एक फार्मूला होना चाहिए, उस फार्मूले के तहत सीट बंटवारा होनी चाहिए और जो प्रेस्टिजियस सीटें हैं वो उन उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए जो उनके हकदार हैं। लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा था कि यहाँ पे मनमानी हो रही है और बाकी जो ज़मीनी वोटर है, वर्कर है, उसको दूर ही रखा जा रहा है। और इस सारे के बीच में माना ये भी जा रहा है कि इन्हीं इंतखाबात के बीच में अब पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एकजुट होकर इंतखाब लड़ेगी, लेकिन मैदान में आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी कतार भी देखी जाएगी। अपनी पार्टी तो मैदान में है ही, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की इस कतार में बीजेपी के कितने बैकड उम्मीदवार होंगे, अपनी पार्टी के कितने बैकड उम्मीदवार होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल बताया जाता है कि ये जो लंबी कतार मैदान में उतरेगी तो ये बीजेपी का या नहीं बल्कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पता भी चिट कर सकती है। और दोनों के लिए ये एक सख्त तरीन इम्तिहान का वक्त भी है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपनी मशहूरी की है, जिस तरह से गुपकार अलायंस की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, उस सारे के बीच में अगर कश्मीर से आज़ाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत के आते हैं तो फिर इन दोनों के करैक्टर पर या यूं कहें इनकी बुनियादी ज़मीनी सतह की सोचाल पर सवाल खड़ा होंगे। और उन्हीं सवालात के बीच में आज दिन भर दोनों जमातों के लीडरान जहां सर जोड़ के बैठे तो थे, लेकिन कहा जाता है कि सर जोड़ के बैठने का कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है और आखिर ज़मीनी सतह पे वही होगा जो वहाँ की आवाम या वहाँ की लोकल लीडरशिप करेगी। और ये भी माना जा रहा है कि जहां एक हद तक लोगों में इन इंतखाबात में उतनी दिलचस्पी भी नहीं है, वहीं इसी दिलचस्पी न होने के बावजूद बड़ी तादाद में उन लोगों की भी पार हो जाएगी जिनका वोट बैंक लोकल लेवल पे, गाँव के लेवल पे होगा और आखिरकार वो पत्ता मार ही लेंगे।